क्या आप जानते हैं कि अभी इस वक्त अफ्रीका के एक देश में ऐसा कत्लेआम हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें भर जाएंगी। हजारों मासूम लोग हर दिन मार दिए जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ सूडान की नहीं है, ये हमारे जैसे गांव के लोगों के लिए एक सीख है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो सेनापति एक पूरे देश को तबाह कर देता है, और इस कहानी में ऐसा खुलासा है जो आपकी सोच पूरी तरीके से बदल देगा। तो देखते रहिए, क्योंकि आखिर 3 मिनट में आपको बताऊंगा कि हमारे भारत जैसे देशों को इससे क्या सीखना चाहिए। नमस्कार भाई, मैं हूं इकबाल, बिहार के गांव से। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो दुनिया की हकीकत जानना चाहते हैं। अगले कुछ मिनट में जो बातें आपको बताने वाला हूं वो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। ना तो आपको न्यूज चैनल में मिलेगा, ना ही सोशल मीडिया पर पूरी सच्चाई मिलेगी, क्योंकि इस पूरी कहानी में राजनीति, सत्ता, तेल, सोना सब कुछ छुपा है। तो अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आखिर तक देखिए। साल 2019 में मैंने एक लेख पढ़ा था। सूडान में एक आंदोलन चल रहा था। हजारों लाखों लोग सड़क पर थे एक तानाशाह के खिलाफ। उन्होंने आवाज उठाई थी। मुझे वह दिन याद है। मेरे गांव के एक बुजुर्ग ने कहा था, ये जनता, जहां जनता आवाज उठाती है वहां बदलाव जरूर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं सूडान में ठीक उसके बाद क्या हुआ? वह बदलाव ना आया, उल्टा इससे भी बुरी मुसीबत आ गई। और ये कहानी में छुपा है असली सच। कैसे सत्ता के लालच ने एक पूरी देश को नर्क में बदल दिया। देखिए भाई, सूडान की कहानी तो 1955 से ही भरी है। ब्रिटेन और मिस्र का कब्जा था, तब से ही सूडान टूटा फूटा देश रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है। सूडान के 2 हिस्से थे। उत्तर में अरब और मुस्लिम लोग थे, दक्षिण में क्रिश्चियन और अफ्रीकन कम्युनिटी। दोनों एक दूसरे की जमीन, दोनों अपने धर्म, दोनों अपनी शक्ति चाहते थे। और तब से शुरू हुआ सिविल वॉर्स। 1955-1900 लोग मारे गए बिना किसी विकास के, बिना किसी शांति के, सिर्फ खून के प्याले भरते रहे। लेकिन यहाँ प्लॉट ट्विस्ट है। जब 2005 में दूसरा सिविल वॉर खत्म हुआ, तब सूडान में एक नया सेनापति आया, ओमान अल बशीर। ये वह आदमी बेतरह तानाशाह था। 30 सालों तक उसने सूडान को अपनी मुट्ठी में रखा। लेकिन 2019 में और यही सूडान की हकीकत सामने आती है। सूडान की जनता सड़कों पर उतर गई। हर गांव, हर शहर में प्रदर्शन चालू हो गया। 2018-19 में जब सूडान की मासूम जनता पूरी ताकत लगाकर बशीर के खिलाफ खड़ी हुई, तब एक आशा थी कि अब तो बदलाव आएगा, और आया भी, लेकिन गलत तरीके से। बशीर के हटने के बाद सूडान की कमान में आए 2 आर्मी जनरल, अब्दुल फतेह अल बरहन और मोहम्मद हमदान डिगोलो, जिसे हेमती कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, दोनों ही तो सेना के सेनापति हैं। बशीर को हटाने के लिए मिलकर काम किया होगा, तो फिर लड़ाई क्यों? यही आता है सूडान की सबसे बड़ी समस्या, सत्ता की भूख। ये बशीर के राज में 2 सेनाएं थी। पहली सूडान की रेगुलर आर्मी, जिसे कंट्रोल करते थे अब्दुल फतेह अल बरहन। दूसरी RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्स, एक पैरामिलिट्री फोर्स, जिसे बरहन ने ही बनाया था बशीर के जमाने में। बरहन ने यह फोर्स बनाई थी क्योंकि उसे डर था कि कोई सैनिक जनरल कभी उसे हटा ना दे। इसलिए उसने खुद की एक निजी सेना रखी, और उसका कमांडर था हेमती। लेकिन यह समझने वाली बात है, यह है हेमती बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि से आता था। हेमती दारफूर से था, सूडान का एक पिछड़ा इलाका। वहां के कबीलागत लोग, बशीर के जमाने में अरब एलीट लोग उसे नीची निगाह से देखते थे। लेकिन यह आदमी बहुत चतुर था। रैपिड सपोर्ट फोर्स में रहते हेमती ने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। सोने की स्मगलिंग, विदेशी फोर्सेस के लिए किराए पर देना, और जब बशीर का साम्राज्य डावाडोल हुआ, तब हेमती ने खुद को दबे कुचले सूडानी लोग का नायक बना लिया। 2019 में जब बशीर को हटाया गया, तब बरहन और हेमती दोनों ने मिलकर सूडान को कंट्रोल किया। लेकिन ट्विस्ट यह था, 2021 में बरहन को एहसास हुआ कि हेमती अब उसका पार्टनर नहीं है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। RSF का ताकत बढ़ गई थी, सूडानी आर्मी की तुलना में वह ज्यादा मजबूत हो गई थी। और सबसे अहम बात, हेमती को दूसरे देशों का सपोर्ट मिलने लगा था। रूस, UAE, लीबिया, सबने हेमती का साथ देना शुरू कर दिया। तब बरहन ने फैसला किया, या तो हेमती को खत्म करो या खुद को तैयार करो। और फिर वह दिन आ गया जो सूडान को नर्क में बदल देने वाला था। 15 अप्रैल 2023 को रात के अंधेरे में हेमती ने अपने 2000 सशस्त्र लोगों को बरहन को घर हमला करने के लिए भेजा। बरहन के 30 गार्ड्स मारे गए
खुद बरन किसी तरह भाग निकला, तब क्या हुआ? फिर तो खुला युद्ध शुरू हो गया। अब समझ जाइए, जब दो सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़े तो आम जनता का क्या होता है। सूडान की राजधानी खार्तूम में 50 लाख आदमी रहते हैं। वहां हर दिन बमबारी होती है, हर रात आग लगती है, हर सुबह लाशें मिलती हैं, औरतों के साथ यौन हिंसा हो रही है, बच्चों को भूखे मारा जा रहा है, लाखों लोग अपने घर खोकर भाग गए हैं। अब सबसे दर्दनाक बात, इस सब के लिए कोई दोषी नहीं है, कोई अंतरराष्ट्रीय कानून काम आ रहा है, ना कोई संयुक्त राष्ट्र मदद कर रहा है, क्योंकि और यही असली खेल है। सूडान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसके संसाधन हर देश के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको वेरीफाइड फैक्ट्स देता हूं। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि युद्ध के बीच मौत काउंट नहीं होती। सूडान में अब 6 मिलियन लोग विस्थापित हो गए हैं, 40,000 लोग मिस्र में शरणार्थी बन गए हैं। इन तमाम आंकड़ों को देखे तो समझ आता है ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। हेमती को सपोर्ट कर रहे हैं रूस, यूएई, लीबिया, सऊदी अरब। बरहन को सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका, मिस्र और कुछ अफ्रीकन देश। दूसरे देश अगर सपोर्ट दे रहे हैं तो सोचिए उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। सूडान में है सोना, तेल, जिंक, चांदी। सूडान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, नील नदी के किनारे, रेड सी के पास। रेड सी से होकर स्वेज कैनाल जाता है। ये दुनिया की 10 पल का रास्ता है। अगर सूडान में अस्थिरता रहती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को धक्का लगता है। आप सोच रहे होंगे इकबाल भाई, सूडान हजारों किलोमीटर दूर है, हमारे गांव से क्या लेना देना? तो सुनो भाई, हमारे गांव से सब कुछ लेना देना है। मेरे गांव के पास भी देखो क्या हो रहा है। जहां देश की कमान बदलती है वहां सबसे पहले तो सत्ता की लड़ाई होती है। पहले बड़े अफसरों में लड़ाई, फिर छोटे में अफसरों में, फिर गांव तक। और जब बिहार में कोई बड़ी सियासी घटना होती है तो सबसे पहले गांव के छोटे जमींदार, पंचायत के सदस्यों में लड़ाई होती है। ठीक सूडान जैसे ही। सूडान में 2 सेनापति एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भारत में भी क्या नहीं हुआ है। 1947 से लेकर आज तक कश्मीर की समस्या, पूर्वोत्तर राज्य, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, सब जगह कौन लड़ता है सत्ता के लिए? सेनापति, राजनीतिक नेता, प्रशासकीय अफसर। और हर जगह भुक्तभोगी कौन होता है? हमारे जैसे आम गांव के लोग। मुझे याद है 2010 में बिहार में एक छोटे से गांव में सरपंच के चुनाव के लिए एक हिंसक संघर्ष हुआ था। 2 जमींदारों के बीच ये लड़ाई थी, लेकिन मारे गए थे गांव के मासूम किसान। मेरे पड़ोस के रमेश, जो बिल्कुल इनोसेंट था, वो इस लड़ाई में मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वह गलत जमींदार का समर्थन नहीं कर रहा था। दोस्तों, आप जिस भी गांव में रहते हो, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, शहर में जो राजनीतिक लड़ाई होती है वह गांव में आकर खून का खेल बन जाती है। ये कभी विकास नहीं लाती, कभी शिक्षा नहीं लाती, कभी रोजगार नहीं लाती, सिर्फ दर्द लाती है। और सूडान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अब सवाल यह है, हम क्या सीख सकते हैं? पहला, अपने आसपास की राजनीति को समझो। अपने गांव में, अपने जिले में क्या हो रहा है, कौन सत्ता के लिए लड़ रहा है, अपनी फैमिली और दोस्तों से बात करो। दूसरा, जब भी कोई पॉलिटिकल लड़ाई शुरू हो तो आप गांव के लोगों से कहो, हम सत्ता की लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, हम विकास में विश्वास करते हैं, राजनीति में नहीं। तीसरा, इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों और परिवार सदस्य के साथ शेयर करो। अपने गांव में एक चर्चा, डिस्कशन करो, सूडान की कहानी सुनाओ। लोगों से पूछो, क्या हम अपने देश में सूडान जैसी स्थिति आने दें? एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि हम सभी का हित एक है, विकास। भारत को सूडान जैसी स्थिति से बचाने के लिए यह जरूरी है। हम स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाए, ना कि स्ट्रॉन्ग लीडर। हम डेमोक्रेटिक वैल्यू को मजबूत करें। हम रीजनल डिस्प्यूट को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। हम सैन्य शक्ति की जगह आर्थिक विकास को प्रायोरिटी दें। देखो, सूडान में यह सब कुछ नहीं था। उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, इंटरनेशनल लॉ थे, लेकिन जब सत्ता की भूख अंधी हो गई तब सब कुछ ध्वस्त हो गया। ये भारत में ना हो, इसके लिए हमें सचेत रहना होगा। सचेत नागरिक ही देश को बचा सकता है। दोस्तों, अगर लगा कि मैंने सच बोला है और समझते हो कि हमारे गांव और देश के लिए यह जानकारी जरूरी है, तो अभी करें, इस वीडियो को अपने 5 करीबी दोस्तों को शेयर करो। कमेंट में लिखो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का नाम। देखते हैं भारत के कौन कौन राज्य से हमारे व्यूअर हैं। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे भारत के अंदर यह खतरा बढ़ रहा है। हमारे सब्सक्राइबर फैमिली में अब 1 लाख से ज्यादा लोग हैं।
मेरा टारगेट है 10 लाख, हर गांव से कम 50 लोग, क्योंकि यह सब कुछ तभी बदलेगा जब गांव की जनता सचेत हो जाएगी। ट्यूसडे को अपलोड होगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। भारत में सूडान जैसी स्थिति आने के खतरे, सच्चाई आप जान लें। उसमें अंदर के फैक्ट शेयर करूंगा जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन सच तो यह है कि हम सच के साथ हैं। याद रखो, हम गांव के सामान्य लोग हैं। हमारी ताकत सिर्फ एक चीज में, एकता में। अगर हम एकजुट रहें, अगर हम अपने गांव और देश के बारे में सोचे, तो हमें कोई भी सूडान जैसी स्थिति में नहीं डाल सकता। सूडान के सभी पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बिहार की जय। और हाँ, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखो। क्या आप जानते हैं कि अभी इस वक्त अफ्रीका में एक ऐसा मुस्लिम देश है जहां एक ही दिन में 2000 से ज्यादा मुसलमान मार दिए गए हैं? जी हां दोस्तों, सूडान, जहां जमीन के नीचे 200 अरब डॉलर का सोना है, पर ऊपर सिर्फ खून, आंसू, मौत का राज है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, यह कत्लेआम खुद मुसलमान जनरलों का है और पीछे से यूएई दूसरी ताकतें तेल डाल रही हैं। अगले 15 मिनट में आपको सूडान की पूरी सच्चाई बताऊंगा, वो सच जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं देखा था। नमस्कार भाई, मैं हूं इकबाल, बिहार के एक गांव से आपका अपना दोस्त, जो हर बार सिर्फ सच्चाई लाता है, वो भी अपने जैसे आम गांव के लोगों के लिए। आज का ये वीडियो सिर्फ सूडान की कहानी नहीं है, ये हमारे देश के लिए एक वार्निंग है। क्योंकि जब सत्ता की भूख अंधी हो जाती है, तब मुसलमान ही मुसलमान का गला काटने को तैयार हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो से 1 महीने तक जो भी कमाई होगी, वो पूरी सूडान के पीड़ित लोगों को दान कर दी जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 2011 की बात है, सूडान से साउथ सूडान अलग हुआ था। एक नया देश बना, एक नई जंग शुरू हुई, और जिस सोने तेल की वजह से यह अलगावाद हुआ था, उसी सोने तेल ने सूडान के लोगों के लिए मौत का कारोबार बना दिया। आप सोच रहे होंगे, सोना और तेल तो देश को खुशहाल बनाता है, लेकिन यहीं छुपी है असली सच कि जब जमीन के नीचे दौलत हो तो ऊपर सिर्फ सत्ता की लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में 2000 अप्रैल का महीना सूडान में एक नई जंग शुरू हुई। 2 जनरलों के खिलाफ एक दूसरे ने लड़ा। एक सूडान आर्म्ड फोर्स के कमांडर जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स के कमांडर मोहम्मद हमदान डिगलो हेमती, दोनों ने मिलकर बशीर को हटाया था। लेकिन अब खुद ही एक दूसरे के सिर पर ताज के लिए लड़ रहे हैं। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। 5 करोड़ की आबादी, कुल क्षेत्रफल 1.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मुसलमान 3% क्रिश्चियन, बाकी दूसरे धर्म, अरबी भाषा, अरबी संस्कृति, इस्लामिक परंपरा। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यह देश 200 अरब डॉलर का सोना रखता है, लेकिन यहाँ के लोगों की सालाना आय $12 है। जी हाँ, $712, लगभग 60,000 रुपया भर की कमाई। दारफुर सूबे में तो बात ही अलग है। वहाँ हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होता है। इस्लामी तहजीब का ऐसा गहरा असर कि बच्चे को कुरान रटा दिया जाता है। लेकिन उसी सूडान में आज मासूम बच्चों को गोलियों से भून दिया जा रहा है, औरतों पर जुल्म हो रहा है, बुजुर्गों की हत्या हो रही है, सब कुछ सोना के लिए। दोस्तों, 2023 की अप्रैल 15 तारीख को रात के अंधेरे में एक ऐतिहासिक घटना घटी। हेमती आरएसएफ का कमांडर ने 2000 सशस्त्र आदमियों के साथ बुरहान के घर पर हमला कर दिया। बुरहान के 30 गार्ड मार दिए गए। खुद बुरहान किसी तरह जान बचाकर भाग गया। और फिर क्या, पूरा सूडान जलने लगा। ये क्यों हुआ? क्या सिर्फ सत्ता के लिए? नहीं दोस्तों, सोना के लिए। देखो, बुरहान ने आरएसएफ बनाया था क्योंकि उसे लगता था रेगुलर आर्मी उसे हटा सकती है, तो उसने अपनी निजी सेना बना ली, आरएसएफ सूडान की बंदरगाह पर नियंत्रण रखता था। आरएसएफ सोने की तस्करी करती थी। आरएसएफ की आय $100 अरब सालाना थी। लेकिन जब बुरहान को लगा हेमती अब उससे ज्यादा शक्तिशाली बन गया है, तो उसने फैसला कर लिया, या तो हेमती को खत्म करो या फिर खुद को तैयार करो। 15 अप्रैल 2023 के बाद सूडान में सीधी लड़ाई शुरू हुई। खार्तूम की राजधानी में बम गिरने लगे। हर दिन सैकड़ों लोग मरने लगे। हर रात आग लगाई जाती थी। लेकिन सबसे भयानक बात, अल फसर शहर में
दोस्तों, अल फैसर में एक दिन में से ज्यादा मुसलमान मार दिए गए। हॉस्पिटल के मरीजों, डॉक्टरों और नर्स को एक साथ उड़ा दिया गया। घरों को आग लगा दी गई, सड़कों पर लाशें बिखर गई और ये लड़ाई अभी चल रही है। 2 साल, लाखों विस्थापित, लाखों मरे और अब भी कोई जीत नहीं। अब मैं आपको फैक्ट्स देता हूँ। यूएन की रिपोर्ट, अब तक कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। असली संख्या और कहीं ज्यादा हो सकती है। विस्थापित लोग 6 मिलियन से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। 60 लाख लोग अपना घर छोड़ के भाग चुके हैं। समझ सकते हैं क्या माहौल होगा अभी वहां का। शरणार्थी 40,000 लोग मिस्र में शरणार्थी कैंप में हैं। भूखे लोग 20 मिलियन लोग भूखे प्यासे हैं। ऐसे लोगों का भी मैं दिखाऊंगा वीडियो, आप देखेंगे, जानवर का मल खा के जीवित हैं। बीमारी, कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया सब फैल रहा है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से डिफरेंट देश के सपोर्ट आ रही है। बुरहान को सपोर्ट मिस्र, तुर्की, ईरान, रूस। हेमती को सपोर्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सबसे महत्वपूर्ण यूएई ने आरएसएफ को सीधे हथियार और पैसे दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इकबाल भाई, सूडान हजारों किलोमीटर दूर है, हमारे गांव से क्या लेना देना? तो सुनो दोस्त, हमारे गांव से सब कुछ लेना देना है। मेरे बिहार के गांव में देखो, जब पंचायत में कोई झगड़ा होता है तो क्या होता है? सबसे पहले 2 ताकतवर लोग, 2 जमींदार, 2 नेता, 2 पंचायत सदस्य आमने सामने आ जाते हैं और फिर क्या? फिर तो पूरा गांव जल जाता है। मेरे पड़ोस में एक आदमी थे, रमेश, बिल्कुल मासूम आदमी थे। 2010 में जमींदारों के बीच झगड़े में रमेश को मार दिए गए, क्योंकि सिर्फ इसलिए वह गलत जमींदार के साथ थे। यही हो रहा है सूडान में, बस बड़े पैमाने पर। और सबसे दुख की बात, जब शहरों में राजनीतिक लड़ाई होती है तो सबसे पहले गांव के लोग ही मरते हैं। सूडान के दारफूर, अल फसर जैसे गांव, कस्बे, वहां के मासूम किसान, मजदूर, बच्चे, औरतें सब मारे जा रहे हैं। क्या आप जानते हो, सूडान के दारफूर सूबे में हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान बच्चा होता है। मतलब एक बेहद इस्लामिक, बेहद आध्यात्मिक समाज, लेकिन उसी समाज के बच्चों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। और यही सीख हमारे देश को भी सीखनी चाहिए। भारत में भी अगर सत्ता को मजहब और जाति से जोड़ देगा तो गांव जल जाएंगे। भारत में भी एक दूसरे से नफरत फैल गई तो गुजरात, मुंबई जैसे दंगे होंगे और सूडान इसका जीवंत उदाहरण है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल।